फ्रीडम बियॉन्ड जर्नीज एंड के सीजन 3 के एपिसोड 2 में तुम सबका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं 4 चैप्टर्स को कवर करूंगा। एपिसोड 1 में रेस्पॉन्स बहुत ही खराब था, फिर भी मैं एपिसोड 2 बना रहा हूँ। देखते हैं कि इस एपिसोड में अच्छा रेस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो अब शुरू करते हैं। डैंकन कहता है अगर कंक्लूजन से स्टार्ट करें तो मार्क को हराना इम्पॉसिबल है, पर फिर भी अब ऐसा हो सकता है कि हम हारेंगे ही नहीं। फ्रीडन पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है। डैंकन कहता है जैसे कि फ्रीडन ने पहले मार्क से फाइट की है, वो जरूर जानना चाहती होगी कि डैंकन अभी तक कैसे जिंदा है। वो कहता है कि वो एल्डोराडो में जाके अपने होम विलेज में वाइफ के ग्रेव को विजिट कर चुका है। देन फ्रीडन कहती है मार्क का माना डिटेक्शन एल्डोराडो के हर कोने में पहुंच सकता है और किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकता है बिना किसी चूक के। इवन वो भी उसके डिटेक्शन को इजीली चकमा नहीं दे सकती। डैंकन बताता है कि मार्क ने उसे ढूंढ जरूर लिया था, पर उसने उसे कुछ किया नहीं और जाने दिया। सो मार्क डैंकन को मारना नहीं चाहता अभी के लिए। फ्रीडन कहती है कि ये बहुत बड़ा क्लेम है, जैसे कि मार्क का डैंकन से कोई कनेक्शन हो। डैंकन इसीलिए पूरा स्टोरी बताना चाहता था क्योंकि सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर फ्रीडन तो कंक्लूजन से सुनना चाहती थी। देन डैंकन शुरू करता है बताना मार्क और एल्डोराडो के करेंट कंडीशन से। 50 साल पहले जब एल्डोराडो को सील किया गया था, तब कॉन्टिनेंटल मैजिक एसोसिएशन बस बना ही था। बट देन बैरियर को मेंटेन करने के अलावा एसोसिएशन ने इस पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, और तब उसका पुराना दोस्त लार्नेन ने एल्डोराडो में जाके इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। एडेल जो उसके साथ इस दौरान थी, अपने मेमोरीज के थ्रू इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स डैंकन को ट्रांसफर किया। डैंकन फिर इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। देन हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां एडेल लॉयन और कने के साथ कुछ क्यूट कॉन्वर्सेशंस थे जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन हम लार्नेन को देखते हैं जो एडेल के पास एक पर्सनल रिक्वेस्ट लेके जाता है जो एडेल बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। लार्नेन उसे बताता है और समझाता है कि इवन फर्स्ट क्लास मेजेस में भी उसके जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल मैजिक का एक्सपर्ट नहीं है। एडेल बताती है कि एक डेंजरस मेज है जिसका नाम है मेथोडे। लार्नेन बताता है कि वो मेथोडे को एक्सपर्ट नहीं मानता। जब एडेल पूछती है रिक्वेस्ट के बारे में, तब लार्नेन बताता है कि ये एल्डोराडो के बारे में है। एडेल बताती है कि मैन मेड हिप्नोसिस मैजिक सिर्फ ह्यूमंस पर वर्क करते हैं, ना कि डीमंस पर। अगर वो डीमंस के थॉट्स को समझ भी ले, फिर भी वो उनके लिए सिंपैथी फील नहीं कर पाएंगे। फिर वो उनके माइंड को ऐसे सिचुएशन में कैसे समझ सकती है। लार्नेन मानता है और कहता है कि इसीलिए ये उसका काम नहीं है। वो उसे एक म्यूजियम में लेके जाता है और एक आर्टिफैक्ट दिखाता है, द स्टोन ब्रेसलेट ऑफ सोवर्निटी, जिसे सेज ईविग ने बनाया था मिथिकल एरा में। ये एक लौता मैजिकल आइटम है जो एक डीमन के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, एंड ये उस असली ब्रेसलेट का एक रेप्लिका है। फोर्टिफाइड सिटी जो कि वर्तमान में गोल्डन लैंड है के फ्यूडल लॉर्ड ने बहुत अमीर होने के लिए असली ब्रेसलेट का यूज करके मार्क को फ्रीली कंट्रोल करता था। हालांकि मार्क ने आगे जाके बदला लिया और पूरे सिटी और लोगों को गोल्ड में बदल दिया। ये जो मैंने अभी बताया, इसको थोड़ा याद रखना। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्क उस ब्रेसलेट को अभी तक पहन के रखा है, इसीलिए लार्नेन को लगता है कि ब्रेसलेट के अंदर कोई मेल फंक्शन हो गया है। ये रेप्लिका कोई भी इफेक्ट दिखा नहीं रहा, लेकिन स्पेल्स बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह ही इसमें लिखे गए हैं। वो कहता है चाहे ह्यूमंस डीमंस के माइंड को समझ नहीं सकते, लेकिन एडल के जैसे मेंटल मैजिक एक्सपर्ट कम से कम उस ब्रेसलेट में लिखे गए स्पेल्स को पढ़ तो सकती है। एडल समझ जाती है कि उसे ब्रेसलेट को रिस्टोर करना है। लार्नेन कहता है स्टोन ब्रेसलेट ही मार्क को हराने का एकमात्र तरीका है। जब वो दोनों एल्डोराडो के लिए रवाना हुए थे, लार्नेन बताता है कि वो जल्द ही पहुंचने वाले हैं। उसके कुछ साथी पहले ही एल्डोराडो चले गए हैं कुछ एग्जामिन करने के लिए, एक फर्स्ट क्लास मेज और कुछ सेकंड क्लास मेजेस। वो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ लौटेंगे। वो दोनों जब जंगल से होते हुए जा रहे थे, उन्हें एक सेकंड क्लास मेज आता हुआ दिखता है जिसके शोल्डर में चोट लगी थी। जब लार्नेन उसे रिपोर्ट मांगता है, वो बताती है कि मार्क ने उन्हें ढूंढ लिया था और एक ही सेकंड में सबको मार दिया। जब लार्नेन ने पूछा कि वो कैसे बच गई या मार्क ने उसे जाने क्यों दिया, तभी वो गोल्ड में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। लार्नेन एडल को तुरंत उसके मेमोरीज पढ़ने को कहती है, पर देर हो चुकी थी। मार्क का मैसेज साफ था,
मैं तुम्हारी जाति को कभी भी खत्म कर सकता हूँ। उन्होंने माख्त को काफी अंडर एस्टिमेट किया था। उसके तुरंत बाद वो लोग एक क्लिफ के पास जाते हैं जहाँ से गोल्डन लैंड पूरा दिख रहा था। एडल नोटिस करती है कि बैरियर पर एक पावरफुल परसेप्शन स्पेल कास्ट किया गया है जिसकी वजह से ये आम लोगों को दिखाई नहीं देता। लार्नेन कहता है कि गोल्डन लैंड काफी ध्यान खींचने वाली चीज है और ये इंसान की लालच को काफी बढ़ा देती है क्योंकि ये पूरी तरह गोल्ड से बना हुआ है। इसी वजह से आसपास के कई विलेजेस अबैंडन हो गए और एल्डोराडो जो फोर्ट्रेस सिटी ऑफ वाइज या फोर्टिफाइड सिटी ऑफ वाइज को लोग भूल गए हैं। लेकिन लार्नेन ये भी बताता है कि कुछ स्किल्ड लोग ऐसे भी होते हैं जो परसेप्शन मैजिक को ब्रेक करके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और गोल्ड रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी जिंदा वापस नहीं आता क्योंकि गोल्डन लैंड का ग्रेट बैरियर स्पेसिफिकली डीमंस को रोकने के लिए बनाया गया था। ये ह्यूमंस को परफेक्टली ट्रेस पास करने से रोक नहीं सकता और जो लोग लापरवाह होकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पॉसिबल नहीं है। लार्नेन कहता है कि अगर गोल्डन लैंड का गोल्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन वो ये भी बताता है कि नॉर्मल गोल्ड और गोल्डन लैंड के गोल्ड में डिफरेंस पहचानने का एक तरीका है। माख्त का गोल्ड ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही फॉर्म चेंज किया जा सकता है। माना डिटेक्शन में ये गोल्ड ही लगता है लेकिन असल में ये कॉम्प्लीटली एक अलग चीज है। गोल्डन लैंड में एंटर करने से पहले लार्नेन और एडल ग्लक फैमिली के एक सर्वेंट से मिलते हैं जो ग्लक फैमिली का फॉर्मर सर्वेंट था। जब एल्डोराडो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था वो एक पास के गांव में गया हुआ था। चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड लोगों के क्लोज नहीं था, लार्नेन बिलीव करता है कि उसकी मेमोरीज से माख्त के बारे में कुछ सीखा जा सकता है। देन लार्नेन एडल से कहता है कि वो उसकी मेमोरीज रीड करे। एडल सर्वेंट से पूछती है कि वो कितने टाइम तक ग्लक फैमिली के लिए काम कर रहा था और वो जवाब देता है कि 20 साल तक। एडल कहती है कि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना मुश्किल होगा, लेकिन लार्नेन बताता है कि सर्वेंट ने 60 साल पहले फ्यूडल लॉर्ड को स्टोन ब्रेसलेट ऑफ सोवर्निटी माख्त को पहनाते हुए देखा था। सर्वेंट के मेमोरीज के थ्रू एडल देखती है कि फ्यूडल लॉर्ड ने माख्त को कमांड दिया था कि वो वाइस के लोगों और उनके डिसेंडेंट्स की सेवा करे और कभी भी उनके खिलाफ गलत काम ना करे और आगे माख्त को उनके खिलाफ जरा सा भी हॉस्टिलिटी या मेलिस महसूस हो तो उसे अपनी जान ले लेनी होगी। एडल तुरंत इस बात को नोटिस करती है और लार्नेन को बताती है। एडल लार्नेन से कहती है कि उन्हें तुरंत गोल्डन लैंड जाना चाहिए, लेकिन वो जाने से पहले सर्वेंट से पूछती है कि फ्यूडल लॉर्ड माख्त को मैनिपुलेट करके असल में क्या पाना चाहता था। सर्वेंट बताता है कि उसने सुना था कि ये करने का पर्पस ह्यूज वेल्थ पाना था। बैरियर क्रॉस करते वक्त एडल लार्नेन से पूछती है कि क्या उसे भी ये स्टोरी स्ट्रेंज लगती है। एडल कहती है माख्त को मैनिपुलेट करके वेल्थ पाने का आइडिया झूठा था क्योंकि जो गोल्ड प्रोसेस ही नहीं किया जा सकता वो इजीली फेक प्रूव हो सकता है। गोल्ड की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि वो रिप्रोसेस हो सकता है और वो रेयर होता है, लेकिन माख्त का गोल्ड प्रोसेस नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। जरूर कोई ऐसा रीजन है जो अभी तक उन्हें समझ नहीं आया। गोल्डन लैंड के अंदर आगे बढ़ते हुए वो कुछ स्टैचूज देखते हैं जो लार्नेन के कलीग्स और कुछ एडवेंचर्स के थे जिनको बहुत ब्रूटली मारा गया था। थोड़ी देर बाद लार्नेन और एडल दोनों को रियलाइज होता है कि माख्त ने उन्हें ढूंढ लिया है जो उनके पीछे ही खड़ा था। लार्नेन कहता है कि उन्हें अपनी कॉन्सीलमेंट पर पूरा भरोसा था, लेकिन माख्त कहता है कि उन्हें मौका मिलते ही वापस लौट जाना चाहिए था। जब लार्नेन समझता है कि माख्त उन्हें मारने में हिचकिचा रहा है तब माख्त कहता है कि उसे कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। इसी वजह से वो लोगों को ब्रूटली मार के उनके स्टैच्यूज बना देता है ताकि बाकी लोग डर के वापस लौट जाएं। माख्त अपने क्लोक को एक गोल्डन स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि ये काफी होता है ज्यादातर लोगों को रोकने के लिए और सिर्फ डेयर डेविल्स जैसे लार्नेन ही उसकी शांति को डिस्टर्ब करते हैं। लार्नेन तुरंत माख्त पर अटैक करता है जिसे माख्त ब्लॉक कर देता है। लार्नेन कहता है कि उसे माख्त ने डेयर डेविल कहा, ये उसके लिए सबसे बड़ी तारीफ है। एडल लार्नेन के इशारे पे माख्त के हाथ में स्टोन ब्रेसलेट को एनालाइज और रिस्टोर करना शुरू करती है। लार्नेन कहता है कि वो टाइम बाय कर सकता है और पूछता है एडल को कितना टाइम चाहिए। एडल जवाब देती है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्टोर करना है। देन लार्नेन कहता है कि ये एक लंबी बैटल हो सकती है
और वो काफी टाइम से फाइट करने के लिए एक्साइटेड था। देन तुरंत मार्क उसके सामने आ जाता है और लार्नेन के क्लोक को पकड़ लेता है और जैसे ही स्वॉर्ड स्विंग करता है लार्नेन ऊपर फ्लाई करके बच जाता है। लार्नेन बहुत सारे स्पेल्स एक साथ फायर करता है जिसे मार्क डॉज कर लेता है और जैसे ही वो फिर से स्लैश करता है लार्नेन उसे ब्लॉक करता है। लार्नेन नोटिस करता है कि मार्क उसे गोल्ड में बदलने की कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि शायद मार्क उसे पहले अपने स्वॉर्ड से मारना चाहता है और बाकियों की तरह एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। लार्नेन फिर एक मैसिव बैरेज ऑफ स्पेल्स को फायर करता है। मार्क अपने स्वॉर्ड को फिर से क्लोक में बदलकर उसको एक गोल्डन शील्ड में ट्रांसफॉर्म करता है और लार्नेन के स्पेल्स को ब्लॉक करता है। लार्नेन सोचता है कि चाहे वो मैजिक का मास्टर नहीं है लेकिन वो मार्क के उसके लो इवैल्यूएशन का एडवांटेज ले सकता है और टाइम बाय कर सकता है। मार्क कहता है लार्नेन के साथ फाइट करना एनोइंग है लेकिन वो ये भी नोटिस करता है कि लार्नेन उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा। जब वो पास आता है मार्क पूछता है कि लार्नेन का असली गोल क्या है और उसकी डिफेंस मैजिक तोड़कर उसे जमीन में गिरा देता है। मार्क एडल की मैजिक को नोटिस करता है और समझ जाता है कि वो लोग स्टोन ब्रेसलेट ऑफ सोवर्निटी को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देन एडल लार्नेन को एक बैड न्यूज देती है कि ब्रेसलेट तो ऑलरेडी ठीक से काम कर रहा है। लार्नेन कहता है फिर क्या मार्क ने बिना मैलिस के पूरे सिटी को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया? देन मार्क कहता है डीमंस मैलिस शब्द को नहीं जानते, ना ही उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और ना ही उसे फील करते हैं। एडल एक्सप्लेन करती है कि डीमंस ओरिजिनली मॉन्स्टर्स थे जो वर्ड्स का यूज करके ह्यूमंस को ट्रिक करते थे, उनको मार कर खाते थे। ये उनका स्वभाव था और उनको किसी भी इमोशनल रीजन की जरूरत नहीं होती थी। लार्नेन एडल से पूछता है क्या वो ब्रेसलेट में एक और कमांड ऐड कर सकती है लेकिन एडल कहती है कि सिर्फ ओरिजिनल यूजर ही ऐसा कर सकता है। मार्क पूछता है क्या उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगे? लार्नेन कहता है कि अब वो वापस लौट जाएंगे क्योंकि उनका असली गोल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना था। लार्नेन कहता है कि एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो लकी होंगे तो वो मार्क को हरा पाएंगे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता और उन्हें ज्यादा बड़ा एम नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से ही बैकग्राउंड में काम करने वाला इंसान रहा है। इसलिए वो जीत का सम्मान पाने का अवसर अपने एक ब्रेव पुराने दोस्त को दे देगा और वो एक ग्लास बॉटल से गोलम को सामन करता है। लार्नेन कहता है कि ना उसने और ना ही मार्क ने अपनी फुल कैपेबिलिटीज दिखाई है, तो इसीलिए क्यों ना एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। इसीलिए वो बार बार वापस आएगा जब तक मार्क अपनी असली पावर रिवील नहीं करता। मार्क तुरंत उन पे अटैक करता है और गोलम को चीरते हुए लार्नेन को भी एक स्लैश मार देता है और पूछता है क्या लार्नेन सच में सोच रहा था कि वो उसे ऐसा करने देगा। लार्नेन कहता है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा और तभी एडल साइड से आकर अपनी मैजिक मार्क पर यूज कर लेती है। लार्नेन कहता है कि एडल स्ट्रॉन्ग मेज नहीं है लेकिन वो उससे कई ज्यादा ब्रेव है। एडल के नाक से खून बहने लगता है और वो गिरने लगती है लेकिन गोलम उसे संभाल लेता है। मार्क सरप्राइज होता है कि वो लोग उसकी मेमोरीज रीड कर पाए। देन लार्नेन कहता है कि अब वापस आने की जरूरत नहीं। वो एडल को शाबाशी देता है और एक नया ग्लास बोतल गिराता है जिसमें एक वॉरियर गोलम होता है। एक जोर की आवाज आती है और गोलम तुरंत गोल्ड में ट्रांसम्यूट हो जाता है। लेकिन जब मार्क उस गोलम के पास से गुजरता है तब तक लार्नेन और एडल गायब हो चुके थे। एडल ने जो मेमोरीज डंकन को दी थी वो यहीं पे ही खत्म हो जाती है। फ्रीडन कहती है एडल एक इनक्रेडिबल मेंटल मैजिक यूजर है जो मार्क की मेमोरीज रीड कर पाई। स्टार्क पूछता है क्या ये इतना इम्प्रेसिव है और फ्रीडन बताती है कि डीमंस का मेंटल स्ट्रक्चर ह्यूमन से काफी अलग होता है, इसीलिए उनकी मेमोरीज रीड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट और पेनफुल होता है। डंकन फ्रीडन से कहता है कि अब सूरज ढल रहा है और उसे अपना काम करना है और वो बाद में मार्क की मेमोरीज के बारे में डिटेल में बताएगा। जब फ्रीडन पूछती है कौन सा काम, तब डंकन बताता है कि वो रेगुलरली मार्क से मिल रहा है और उससे बात कर रहा है। वो बताता है कि वो फोर्ट्रेस सिटी ऑफ वाइस का एक नागरिक था। तब फ्रीडन याद दिलाती है कि स्टोन ब्रेसलेट ऑफ सोवर्निटी के थ्रू जो मार्क पर 2 कमांड्स लगाए गए थे, वाइस के लोगों और उनके डिसेंडेंट्स को सर्व करना और वाइस के लोगों के खिलाफ कोई मिलिशियस काम ना करना। चाहे डीमन होने की वजह से मार्क मेलिस का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाता लेकिन पहला कमांड सर्व करना फिर भी इफेक्ट कर रहा है और इसी वजह से डंकन गोल्डन लैंड के अंदर जाकर भी सरवाइव कर पाया। पर क्या इसका मतलब ये है कि मार्क डंकन के कमांड्स मानेगा? लेकिन फ्रीडन कहती है कि ये इतना फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, जिसे डंकन भी कंफर्म करता है। मार्क उसे हार्म नहीं करेगा लेकिन वो किसी भी फोर्सफुल कमांड को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। फ्रीडन पूछती है कि वो एक डीमन के साथ इतनी पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन क्यों कंटिन्यू कर रहा है। डैंकन एक्सप्लेन करता है कि वो अपना होमलैंड वापस पाना चाहता है और मार्क्थ की मैजिक डियागोल्डिस उसकी डेथ के बाद भी रह जाएगी। इसका मतलब है कि गोल्डन लैंड को सिर्फ मार्क्थ ही वापस नॉर्मल कर सकता है। वो कहता है मार्क्थ अपनी लाइफ की वैल्यू समझता है और वो किसी भी कॉस्ट पर गोल्डन लैंड को नॉर्मल नहीं करेगा, जिसकी वजह से ही डैंकन आगे नहीं बढ़ पा रहा। जब डैंकन गोल्डन लैंड की तरफ जाने वाला होता है, फ्रीडन उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। डैंकन कहता है कि अगर वो उसे अपनी फ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करे तो शायद मार्क्थ उसे कुछ करेगा नहीं, पर वो इस चीज का कोई गारंटी नहीं दे सकता। फ्रीडन फिर भी इंसिस्ट करती है, कहती है ये पॉइंटलेस टॉक से बेहतर है और वो वहाँ जाकर कुछ कॉन्फर्म भी करना चाहती है। ये सुनकर फर्न और स्टार्क भी साथ चलने का ठान लेते हैं। स्टार्क कहता है कि वो एस्केप करने में कॉन्फिडेंट है और अगर सिचुएशन खराब हुई तो वो सबको लेकर भाग जाएगा। मार्क्थ से मिलने से पहले फ्रीडन उन्हें रिएश्योर करती है कि वो सिर्फ बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले ही उनसे माफी भी मांग लेती है। सब मार्क्थ से एल्डोराडो के सेंटर में मिलते हैं, जहां वो गेट के पास वेट कर रहा होता है और उनका रेस्पेक्टफुली वेलकम करता है। जैसे ही वो मेंशन के अंदर जाते हैं, मार्क्थ डैंकन से इन नए लोगों के बारे में पूछता है। डैंकन कहता है कि ये उसके दोस्त हैं और कहता है कि उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव करे। मार्क्थ ऑर्डर का पालन करते हुए तीनों के साथ बहुत अच्छी तरह से ग्रीट करता है, खुद को ग्लग फैमिली का मैजिक इंस्ट्रक्टर बताते हुए। फ्रीडन कहती है कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है, वो उससे 600 साल पहले मिल चुकी है जब उसने उससे पहली बार फाइट किया था। जब मार्क्थ याद नहीं कर पाता और कोई रिएक्शन नहीं देता, तब फ्रीडन कहती है कि अगर वो भूल गया हो और अगर वो चाहे तो फ्रीडन उसे याद दिला सकती है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फ्रीडन उसे इनडायरेक्टली बैटल के लिए चैलेंज कर रही है। मार्क्थ के कुछ कहने से पहले ही डैंकन उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। बाद में एक लिविंग रूम में मार्क्थ उन्हें टी सर्व करता है और कहता है कि उसने ये टी सेट इसलिए सेफ रखा है क्योंकि लॉर्ड ग्लग को ये पसंद था। स्टार्क और फर्न फ्रीडन को कह रहे होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, वो आग लगाने की कोशिश कर रही थी। फ्रीडन कहती है कि उसने इसीलिए उनसे पहली माफी मांग लिया था और बोला भी था कि वो उस पर गुस्सा ना करे। जब फ्रीडन के बोलने के बाद मार्क्थ पूछता है कि वो क्या कंफर्म करना चाहती है, फ्रीडन बोलती है कि यही कि वो उसे हरा नहीं सकते, पर वो ये भी जानती है कि वो फ्लॉलेस भी नहीं है। फ्रीडन के फिर से उकसाने के बाद मार्क्थ डैंकन से फ्रीडन कौन है पूछता है। जब उसे पता चलता है कि फ्रीडन वही हीरो पार्टी की मेज है जिन्होंने डीमन किंग को हराया, तो वो उसे रिकॉग्नाइज करते हुए बस इतना कहता है कि डैंकन भी उसे पहले हीरो पार्टी की स्टोरीज बहुत खुशी से सुनाया करता था। देन फ्रीडन पूछती है क्या उसने कभी भी डीमन किंग को मारने का बदला लेने का सोचा नहीं। भाई स्टार्क की फट रही है यहाँ पे। मार्क्थ कहता है अच्छा सवाल है, पर मुझे रियली फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो डीमन किंग के लिए कोई निष्ठा या लॉयल्टी नहीं रखता, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को पसंद ही नहीं करता, वो बस शांति से जीना चाहता है और फिर भी उनके जैसे लोग बैटल लेके पहुंच जाते हैं। असल में डीमन किंग के आर्मी के अंदर रहने के बाद भी वो एक पैसिफिस्ट था। वो ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहता था और रास्ता ढूंढ रहा था, और ये स्टोन ब्रेसलेट पहनने के भी पहले की बात है जब फ्रीडन इस बात पर शक करते हुए कहती है कि वो डीमंस सांस लेने जितना झूठ बोलते हैं। मार्क्थ इस डिस्क्रिप्शन पर काइंड ऑफ एग्री करता है, पर वो कहता है कि अभी वो झूठ नहीं बोल रहा। वो डैंकन को कहता है कि वो ये बात कंफर्म करे, क्योंकि डैंकन को पता है कि उसने एडल के थ्रू मार्क्थ के मेमोरीज देखे हैं, और डैंकन इस बात को कंफर्म भी करता है कि मार्क्थ झूठ नहीं बोल रहा। फ्रीडन ये सुनकर कहती है कि तब तो ये चीज और भी ज्यादा पॉइंटलेस है, क्योंकि मार्क्थ बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वो एल्डोराडो को वापस नॉर्मल करने से मना करता है और कितने लोगों की जान ले चुका है, और इतना सब कुछ करके वो फिर भी क्यों सोचता है कि वो इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट कर पाएगा। मार्क्थ कहता है मुझे माफ करना, मैं बदले में एक सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं। फ्रीडन समझती है कि ये बात करने का डिसीजन बिल्कुल समय की बर्बादी थी। ये डीमंस बिल्कुल ही डिफरेंट है हम जैसे लोगों से, और कहती है कि उसे पता है, उसे अच्छे से पता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और आज का ये वार्तालाप यहीं पे खत्म होता है। वो चारों वहां से निकलते हैं और फ्रीडन जाते वक्त डैंकन से पूछती है कि मार्क्थ के साथ उसका रिलेशनशिप किस प्रकार का है। वो दोनों ज्यादा ही क्लोज लगते हैं। डैंकन बताता है मार्क्थ फ्यूडल लॉर्ड के ग्लग फैमिली का एक्सक्लूसिव मेज था और मार्क्थ उसका मास्टर था।
और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। भाई मार्क क्या कैरेक्टर है भाई, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई रियली रियली होप कि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। एपिसोड 1 में बहुत ही खराब रेस्पॉन्स था, फिर भी मैं ये एपिसोड 2 बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लव फॉर दिस मांगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, तुमको बहुत मजा आएगा। वेल मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।